हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है हम लोग कर रहे हैं, इसमें 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जी के जीएस के, और ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी 2020 के पहले जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं रेलवे की, उसके 307 प्रश्न पत्रों का जो है टॉपिक वाइज संकलन है। तो इसको हम लोग कर रहे हैं, और आज के पार्ट में जो है, आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले दो पार्ट में हम लोग 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आज 201 से 294 तक क्वेश्चंस करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है विश्व इतिहास का छोटा सा टॉपिक है, वो एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सीरीज है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको, जो है इसमें क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप जो है इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी, या इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। तो अगर कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन में दिया गया है तो मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो जो है रासबिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रासबिहारी बोस ने जो है 28 मार्च 1942 को इसके पुनर्गठन के लिए जापान में सम्मेलन बुलाया था, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह भी थे और रासबिहारी बोस थे। इसके अलावा निरंजन सिंह गिल थे। तो इनके सहयोग से, निरंजन सिंह गिल और कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से 28 मार्च 1942 को रासबिहारी बोस इसका जो है पुनर्गठन करते हैं आज़ाद हिंद फौज का, और 1943 में इसका कमांडर नियुक्त किया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को जो है कमांडर नियुक्त किया जाता है, जो कि इसका पुनर्गठन करते हैं सिंगापुर में 1943 में। सुभाष चंद्र बोस, इनको जो है कमांडर नियुक्त किया जाता है 1943 में। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है किसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष ये चुने गए थे। तो उसका इस्तीफा देने के बाद जो है ये अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये जो है कब बनाते हैं, 1 मई 1939 को जो है ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और इसका जो है महासचिव किसको चुनते हैं, तो महासचिव चुना जाता है देवव्रत विश्वास को। महासचिव चुने जाते हैं देवव्रत विश्वास। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है जो अधिवेशन हुआ था, वो प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन डैश में किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, 1942 में किया गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। हालांकि विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन जो है ज़्यादातर ऑप्शन रासबिहारी बोस दिया जाता है। अगर कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन में है तो कैप्टन मोहन सिंह जो है हम लोग टिक करेंगे, नहीं तो रासबिहारी बोस जो है इसका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में रासबिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना किसने की थी, रासबिहारी बोस ने 1942 में इसकी स्थापना की थी। और 1943 में इसका जो है कमांडर यानी कि सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है किसको, सुभाष चंद्र बोस को जो है 1943 में इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस इसके 3 ब्रिगेड बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो सुभाष ब्रिगेड बनाते हैं, सुभाष ब्रिगेड, और एक बनाते हैं गांधी ब्रिगेड बनाते हैं, और तीसरा बनाते हैं नेहरू ब्रिगेड। और इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाते हैं, जिसमें महिलाएं सैनिक होती हैं। तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है महिलाओं के लिए बनाते हैं, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाते हैं महिलाओं के लिए। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ये जो है 8 नवंबर
1943 को ब्रिटिश से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वापस ले लेते हैं और उसको नाम क्या देते हैं, तो उसको नाम देते हैं शहीद और स्वराज द्वीप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शहीद और स्वराज द्वीप जो है इसको नाम देते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो रास बिहारी बोस। यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है, तो रास बिहारी बोस जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1942 में इसकी स्थापना की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों देश बंधु नवयुवक संघ इसका गठन किया गया था तिरुपुर कुमारन के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तिरुपुर कुमारन ने जो है देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल। तो लक्ष्मी सहगल ये जो है लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी, जो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज में, तो उसकी जो है ये कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। और इनको जो है 1998 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था, कब, 1998 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कटक उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे जानकी नाथ बोस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानकी नाथ बोस जो है इनके पिता थे। माता कौन थी, तो इनकी माता जी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी इनकी माता जी थी। और 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। और 1939 में ये चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष, लेकिन जो है बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने जो है इसका गठन किया था। और श्रीनिवास अयंगर जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1942। और कहाँ से जो है शुरू किया गया था, तो ये जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। और इस आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा इस आंदोलन में दिया था गांधी जी ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए किस नारे के साथ शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के किस नारे से शुरू हुआ था, तो करो या मरो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 210 के बाद मैंने यहाँ पे 212 ले लिया है, 211 को हटा दिया है, क्योंकि इस बुक में जो है कोई क्वेश्चन अगर 2 या 2 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है तो उसी तरह से इसमें ले लिया गया है। तो जो क्वेश्चन सेम टू सेम ले लिए गए हैं तो उनको मैंने हटा दिया है, बिल्कुल जो सेम टू सेम है। इसी तरह से और भी कई क्वेश्चन होंगे जिनको मैंने हटाया है, 1-2 क्वेश्चन है ऐसे, तो उनको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार 9 अगस्त 1942 को शुरू कर देती है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर जो है शुरू कर देती है 9 अगस्त को, जिसके तहत जो है जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी क्रम में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है पूना के आगा खां पैलेस में। पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा जाता है। और इसके अलावा सरोजनी नायडू को भी यहीं पे रखा जाता है। और कांग्रेस के और जो सदस्य हैं उनको अहमदनगर किले में रखा जाता है। कहाँ पे, अहमदनगर किले में रखा जाता है कांग्रेस के अन्य नेताओं को।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव किस वर्ष में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में, फरवरी 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं 11 प्रांतों में। तो 11 प्रांतों में से जो है 5 प्रांतों में, 5 कौन कौन से प्रांतों में? तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। इनमें जो है कांग्रेस की बहुमत सरकार बनती है और इसके अलावा बाकी जो प्रांत थे उनमें जो है मिली जुली सरकार बनती है। तो ये प्रांतीय चुनाव कब कराए जाते हैं? फरवरी 1937 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1936 से 37 के बीच में जो है प्रांतीय चुनाव आयोजित कराए गए थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो दोस्तों भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 3 जून 1947। और भारत का जो विभाजन है ये माउंट बेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसके आधार पर किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? तो इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। तो माउंट बेटन योजना के आधार पर जो भारत शासन अधिनियम 1947 था उसके आधार पर जो है भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो भारत को जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी और ये घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा जो है की गई थी आधी रात के समय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आधी रात। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे ये जो है 15 मार्च 1946 को जो है आश्वासन देते हैं कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये नहीं बताते हैं कब कर दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन देते हैं कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में जो है ब्रिटिश सरकार सहमत हो जाती है भारत को स्वतंत्र करने के लिए। उसके बाद जो है 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो है ये घोषणा करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्या घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारतीय सत्ता जो है भारतीयों को सौंप दी जाएगी। उसके बाद जो है क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद है उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि 18 जुलाई 1947 को ये जो है पारित हो जाता है और उसमें जो है क्या निर्णय लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है आज़ाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में जो है ब्रिटिश सरकार राजी होती है भारत को स्वतंत्रता देने के लिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो भारत जो है एक संप्रभु गणराज्य कब बना था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और जिसमें जो सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है नए संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का नया संविधान पूरी तरह से लागू होता है। तो इस तरह से जो है 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बनता है? एक संप्रभु गणराज्य बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का नया संविधान लागू हो जाता है तब जो है भारत क्या बनता है? संप्रभु गणराज्य बनता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। तो यहाँ पे गलत कथन को चिन्हित करना है। पहला है, ये भारत की नियमावली पुस्तक है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, जो भारत का संविधान है ये जो है भारत की नियमावली पुस्तक है। फिर दिया गया है, इसमें कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। तो ये भी कथन सही है। फिर दिया गया है, ये मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये भी कथन सही है। फिर दिया गया है, ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो है जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये भी जो है भारतीय संविधान की विशेषता हो जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है अधिनियम एक अलग प्रस्तावना थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया था। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर दिया गया है अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया था। तो इस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग की शुरुआत की थी, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और फिर दिया गया अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किया। तो दोस्तों इस अधिनियम का जो कार्यकाल था 20 वर्ष नहीं था बल्कि 5 वर्ष था। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो है इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजों ने जो है भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1892। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1933 के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनको जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ब्रिटिश भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता जो है प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय जो है जॉन मार्ले ये जो है भारत के सचिव थे। जॉन मार्ले जो है भारत के क्या थे? सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय थे। तो इसलिए जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार को बढ़ाया गया था और उनकी शक्तियां बढ़ाई गई थी। और इसके अलावा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो है विशेषता मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल से संबंधित था मार्ले मिंटो सुधार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कब पारित किया गया था? 1909 में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1909। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये जो है प्रकाशित हुई थी 8 जुलाई 1918 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और ये जो रिपोर्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तो ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1918 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1918। इस रिपोर्ट के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था? तो तिलक जी ने इस रिपोर्ट को कहा था सूर्य विहीन उषा काल। क्या कहा था? सूर्य विहीन उषा काल कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन दिया गया है मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है सी राजगोपालाचारी रहे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो मद्रास के थोरापल्ली नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो है जून 1948 को माउंटबेटन के जाने के बाद जो है जून 1948 को भारत के गवर्नर जनरल पद का जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। और 26 जनवरी 1950 तक जो है
26 जनवरी 1950 तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। और ये जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इसके अलावा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी यही थे। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मीर कासिम को हटा करके किसको बनाता है, मीर जाफर को बनाता है बंगाल का नवाब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बंगाल का नवाब बनाता है किसको, मीर जाफर को। कब बनाता है, 1763 में। और इसके साथ ही बंगाल में द्वैध शासन यानी कि दोहरी सरकार की शुरुआत करता है। द्वैध शासन की शुरुआत करता है 1763 में। और द्वैध शासन के अंतर्गत जो है प्रशासन, राजस्व, वसूली और दीवानी ये जो है अपने पास रखता है। और इसके अलावा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी और प्रशासनिक दायित्व ये जो है नवाब पर छोड़ देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, बंगाल का नवाब बनाता है मीर जाफर को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो दोस्तों भारत का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कैनिंग। ये जो है भारत का पहला वायसराय था। और इसके अलावा अगर भारत का आखिरी गवर्नर जनरल पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन हो जाएगा, कैनिंग। इसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 तक इसका शासनकाल था। और इसके अलावा अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछा जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर हो जाएगा क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए, गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये हो जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल हो जाता है। और ये भारत का प्रथम वायसराय भी हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था। तो सहायक संधि को जो है किसके द्वारा पेश किया गया था भारत में, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली को जो है सहायक संधि का जनक मानते हैं। हालांकि जो है भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है सबसे पहले डुप्ले ने किया था। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, अंग्रेजों में सबसे पहले वेलेजली ने प्रयोग किया था। और इसने जो है 1798 में सहायक संधि पेश की थी। सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने। सबसे पहले हैदराबाद ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब किया था, 1798 में। उसके बाद जो है मैसूर ने किया था, मैसूर ने 1799 में। उसके बाद जो है तंजौर ने कब किया था, तो तंजौर ने 1799 में इसने भी किया था। और फिर जो है अवध ने किया था, अवध ने कब किया था, 1801 में। और किसने नहीं किया था, तो इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और दोस्तों अगर वेलेजली के शासनकाल की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 1798 से 1805 तक जो है इसका शासनकाल था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या है। तो भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड इरविन। इसके शासनकाल की बात करते हैं तो 1926 से लेकर के 1931 तक जो है इसका शासनकाल था। और इसने जो है 13 मार्च 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन इसने किया था। और इसके अलावा याद रखेंगे इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन इसके समय में भारत आया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था। तो व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति इसको लागू किया गया था डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डलहौजी ने जो है हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत को लागू किया था 1848 में। और इसके अनुसार
अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो जो उसका राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। तो इसी को जो है हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले किसको शामिल किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो सबसे पहले सतारा को जो है हड़प नीति के अंतर्गत जो है मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1848 में। और फिर जो है जैतपुर और संभल को मिलाया गया था। जैतपुर और संभल को कब मिलाया गया था? तो 1849 में जो है जैतपुर और संभल को मिलाया गया था। फिर जो है बघाट को मिलाया गया था, बघाट को 1850 में। उसके बाद जो है उदयपुर को मिलाया गया था 1852 में। 1852 में उदयपुर को मिलाया गया था, उदयपुर को जो है मिलाया गया था 1852 में। झांसी को कब मिलाया गया था? तो झांसी को मिलाया गया था 1853 में, झांसी को मिलाया गया था। और उसके बाद जो है 1854 में नागपुर को मिलाया गया था। और इसके अलावा अवध को कब मिलाया गया था? तो अवध को मिलाया गया था 1856 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। डैश ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की। तो 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्नवालिस, जिसको भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो इसका जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर के 1793 तक इसका कार्यकाल था। और 1793 में जो है इसने सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो इसको सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इसके अलावा पुलिस सेवा का जनक भी इसको माना जाता है। और सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 अप्रैल को जो है हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है मदरसा की स्थापना कहाँ की थी ये बताना है। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल था वो 1773 से लेकर के 1785 तक जो है इसका कार्यकाल था। और इसने 1781 में मुस्लिम कानून और शिक्षण के लिए जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। और ये जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत पूछा गया है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल तो पहला कौन था? विलियम बेंटिक था। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ते में जो है इसने मदरसे की स्थापना की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। ओलेन एक्टिवियन होम ने जो है इसकी स्थापना की थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डफरिन जो है इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 1884 से लेकर के 1888 तक जो है इसका कार्यकाल था। तो 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय जो है ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस की जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण इसका गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। और कब किया था? तो 1861 में। इसके अलावा यहाँ पे विलियम जोन्स दिया गया है। तो विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने 1784 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यही हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। और इसके अलावा याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये जो है 1952 में मद्रास के जो है मुख्यमंत्री बने थे।
मद्रास के मुख्यमंत्री ये बने थे 1952 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो आज़ादी के बाद भी जो है भारत का गवर्नर जनरल बने रहे थे माउंटबेटन। यहाँ पे लुइस माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद जो है कौन बनता है? इसके बाद बनते हैं सी राजगोपालाचारी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो है इसको हड़प नीति के भी नाम से जानते हैं। इसी को जो है हड़प नीति कहते हैं या व्यवगत सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो है नीति किसने बनाई थी? तो डलहौजी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 ये जो है लाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विलियम बेंटिक। इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से लेकर के 1835 तक जो है इसका कार्यकाल था। और ये जो है 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसके कार्यकाल में जो है अधिनियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया था इसने 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 से होती है। कहाँ से? मेरठ से होती है। और इस समय जो है कौन था गवर्नर जनरल भारत का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैनिंग। कैनिंग के समय में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एलन ब्रो की, तो एलन ब्रो के समय क्या हुआ था? इसने जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो एलन ब्रो ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। हार्डिंग की बात करते हैं तो इसने जो है नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो हार्डिंग ने लगाई थी। बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बेंटिक ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ये कथन किसका है? तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट मतलब कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल के नेता थे, तो इनका जो है ये कथन हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू का क्या नारा था? तो इनका नारा था आराम हराम है। आराम हराम है ये किसका नारा था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये जो है किसके द्वारा लिखे गए बोल हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां से अच्छा ये लिखा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के जो है प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। इनको जो है पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बारदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने जो है वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि सरदार की दी थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। और इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनको जो है भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष, सरदार और क्या कहा जाता है, भारत का विस्मार्क। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। तो गुरुदेव के नाम से किसको जानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था? राष्ट्रगान जनगण मन ये जो है किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके अलावा जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला ये जो है किसने लिखा था? तो ये भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था।
और इन्होंने जो है 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होता है। और इसके अलावा याद रखेंगे, इनको जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? गीतांजलि जो इनका कविता संग्रह था उसके लिए जो है 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों एक कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया था। तो किसने इनको कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इनको कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया था। और किस लिए? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए। और इसके अलावा जो है इसलिए भी दिया गया था क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसके लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया था। और इसके कारण इनको जो है सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी इनको कहा गया था। क्या कहा गया था? सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट इनको कहा गया था। और इन्होंने जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जो है इन्होंने ये उपाधि जो है लौटा दी थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को ब्रिटिश सेना ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो उन्होंने जो है कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो केसरे हिंद उपाधि जो कि इनको हार्डिंग ने दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने जो है इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। और इसके अलावा जो है नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी अंग्रेजों की तरफ से। नाइटहुड की उपाधि जो है कब मिली थी? 1915 में। और इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने भी इस उपाधि को वापस कर दिया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है कहा था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मारो का नारा दिया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करो या मारो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मारो का नारा ये जो है किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। तो इन्होंने जो है आज़ादी के बाद भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, तो उसका एकीकरण इन्होंने किया था। तो इसी कारण से इनको बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये जो कथन है ये है महात्मा गांधी के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, हम वो हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, यानी कि शब्द जो है क्या है, द्वितीयक है। विचार रहते हैं वह दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये शब्द किसने कहे थे? तो सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये कथन है दलाई लामा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दलाई लामा ने जो है ये कथन कहे थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इसका निर्माण किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में जो है
इंडिया गेट के पास ये बनाया गया है और ये जो है देश की रक्षा में प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिकों के सम्मान में ये बनाया गया है। और इसको जो है 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया था। कब किया था? 25 फरवरी 2019 को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पे है? तो ये कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। और ये जो है महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कर्जन ने जो है इसकी स्थापना की थी 1906 में और इसको देश के लिए समर्पित किया था 1921 में, जो है इसको आम जनता के लिए समर्पित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल जिसको अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ये जो है मुंबई में स्थित है। और मुंबई में क्या है? ये एक रेलवे स्टेशन है जो कि मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय भी है, मध्य रेलवे का मुख्यालय भी हो जाता है। तो इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1888 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1888 में इसका निर्माण हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है और 42 मीटर ऊंचा ये जो है गेट है। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 70,000 सैनिकों के सम्मान में जो है इसको बनवाया गया था। और ये कब बनवाया गया था? तो ये 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसको किसने डिजाइन किया था? तो इंडिया गेट को डिजाइन किया था एडविन लुटियन ने। किसने? एडविन लुटियन ने जो है इसको डिजाइन किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इंडिया गेट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दोस्तों संसद भवन का निर्माण जो है दिल्ली में, ये इसका निर्माण किया गया था 1921 से 27 के दौरान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1921 से 27 के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसका भी डिज़ाइन जो है लुटियन ने तैयार किया था। एडविन लुटियन ने इसका भी डिज़ाइन तैयार किया था। और इसको जो है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था इरविन ने। इरविन जो है उस समय वायसराय था भारत का और इसने जो है उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को जो है इसका उद्घाटन किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। तो नई दिल्ली को जो है किसने डिज़ाइन किया है, उस वास्तुकार का नाम बताना है। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है और इसके अलावा संसद भवन, इंडिया गेट और वायसराय हाउस भी जो है इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था। तो भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है गोवा कैसा राज्य था? पुर्तगाली राज्य था। ये पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे बाद में गए थे। कब गए थे? ये 1961 में। 1961 में जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 19 दिसंबर 1961 को जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था और उसके द्वारा जो है इनको गोवा से भगाया गया था पुर्तगालियों को। और इसीलिए जो है 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा याद रखेंगे गोवा जो है स्वतंत्र राज्य कब बना था? स्वतंत्र राज्य का दर्जा गोवा को प्राप्त हुआ था 1987 में जो है गोवा स्वतंत्र राज्य बना था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1971 डैश युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो दोस्तों 1971 के किस युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति जलाई गई थी इंडिया गेट के पास? तो दोस्तों 1971 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में जो सैनिक शहीद हुए थे तो उनके सम्मान में जो है अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलाई गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
और हालांकि अमर जवान ज्योति ये जो है अब इंडिया गेट के पास से हटा लिया गया है, इसको कहाँ मिला दिया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। अभी हाल ही में किया गया है, तो ये करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जो है इसका विलय कर दिया गया है अमर जवान ज्योति का। और जो इंडिया गेट है वहाँ पे जो है अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी इंडिया गेट के पास में। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, भारत पाक युद्ध। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ था और 1971 में। तो यहाँ पे 1962 इसका राइट आंसर होगा। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो दोस्तों ताशकंद समझौता ये जो है हुआ था भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था, 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में, तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खां, अयूब खां जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो इनके बीच में जो है ये ताशकंद समझौता हुआ था। कहाँ पे ताशकंद है, उज्बेकिस्तान में है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्लो वर्मा युद्ध ये 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक जो है ये युद्ध चला था। और इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो बर्मा राज्य की सीमाओं का जो है ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास फैल जाना, ये जो है इस युद्ध का कारण था। और इस युद्ध का अंत कब हुआ था, तो इस युद्ध का अंत 1826 में किस संधि के थ्रू हुआ था, तो यानडोब की संधि, यानडोब की संधि के साथ जो है इस युद्ध का समापन हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1824 से 1826, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो बांग्लादेश को जो है किससे स्वतंत्रता मिली थी, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च 1971 को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था इसका कोड नाम था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ऑपरेशन विजय। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जुलाई 1999 को जो है कारगिल युद्ध हुआ था। और इसीलिए जो है इस दिन को क्या मनाते हैं, इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑपरेशन विजय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था, तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी 1972। 10 जनवरी 1972 को जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जनवरी 1972। और बांग्लादेश जो है स्वतंत्र कब हुआ था, तो स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC के नाम से जानते हैं, तो ये जो है पहले युद्ध विराम रेखा हुआ करती थी। और ये कब बनाई गई थी, तो 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर की जो है रेखा खींची गई थी, जिसको युद्ध विराम रेखा के नाम से जानते हैं, युद्ध विराम रेखा के नाम से जानते थे। और यही जो है रेखा आगे चल करके 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के बाद जो है ये बन जाती है LOC, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1972 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिमला समझौता 1972 में किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता जो कि 1972 में हस्ताक्षर इसके ऊपर हुआ था। तो 1971 में जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है शिमला समझौता हुआ था 1972 में। और इस पर
हस्ताक्षर किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? तो दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने जो है 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्य जो है कांग्रेस के शामिल होते हैं। और फिर जो है लॉर्ड वेवेल के कहने पर 5 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। और फिर जो है 3 सदस्य जो है कांग्रेस के इस्तीफा दे देते हैं। 3 सदस्य कांग्रेस के इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद जो है कितने सदस्य बचे? 14 सदस्य जो है बचते हैं अंतरिम सरकार के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल जो है किसको आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शिमला। शिमला जो है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। इसको जो है 1864 में विलियम बेंटिक ने राजधानी घोषित किया था। विलियम बेंटिक ने जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का इन्होंने दृढ़ता से विरोध किया था 1947 में। और इनको जो है सीमांत गांधी और इसके अलावा बादशाह खान के नाम से भी इनको जानते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बादशाह खान के नाम से किनको जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि बलूचिस्तान के जो है एक महान राजनेता थे और इन्होंने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था और बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे बादशाह खान के नाम से पूछा गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी, ये सब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान की उपाधियाँ थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो फिर से जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्या है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने जो है इसकी स्थापना 1959 में की थी। और ये जो दल था स्वतंत्र पार्टी दल, ये जो है जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध करता था और इसके अलावा लाइसेंस परमिट राज को समाप्त करके मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत करता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दोस्तों भारत का जो इतिहास है इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हो जाएगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये जो है कब से कब तक? तो ये जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक जो है माना जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास। और उसके बाद 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक जो है ये माना जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाएगा। और 1707 के बाद 1707 से लेकर के अब तक वर्तमान तक जो है ये माना जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ पे आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाएगी? 1707 से। तो 1707 ये जो है कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 18वीं शताब्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे? तो दोस्तों भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जो है इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ये जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। कहाँ से? तो पटना के गांधी मैदान से। पटना के जो गांधी मैदान से इन्होंने आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईसाई धर्म में सबसे चर्चित चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेसिलिका जो कि चर्च है ये कहाँ पे है? तो ये है वेटिकन सिटी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेटिकन सिटी में है ये, और ये जो है ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च माना जाता है। और ये कब बनाया गया था? तो ये 1626 में जो है इसका निर्माण किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि मोर्टिमर ने किसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डूरन रेखा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डूरन रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अब्दुल रहमान और मोर्टिमर डूरन ने। और ये जो डूरन रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। 2430 किलोमीटर की जो ये सीमा रेखा है, इसका नाम जो है मोर्टिमर डूरन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, डूरन रेखा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा हो जाती है। मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो ये इंडिया और चाइना के बीच में हो जाती है। और इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो ये जो रेखा है ये खींची गई थी 1914 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो डेसिन गनाडू ये जो है किस शहर को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है कोल्लम। कोल्लम को कहा जाता था डेसिन गनाडू। ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। केरल में जो अष्टमुडी झील है उसके पास में बसा हुआ ये बंदरगाह नगर है। और इसको किसने बसाया था? तो इसको बसाया था 9वीं शताब्दी में। किसने बसाया था? तो सीरिया के एक व्यापारी थे सपीर ईसो। ये जो है सीरिया के व्यापारी थे। इन्होंने जो है डेसिन गनाडू को बसाया था, जिसको अब कोल्लम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध फकीर एवं सन्यासी विद्रोह भी था, इंडिगो विद्रोह भी था जिसको नील विद्रोह के नाम से जानते हैं, और संथाल विद्रोह भी था। नक्सलबारी विद्रोह ये जो है नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नक्सलबारी विद्रोह ये जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। नक्सलबारी जो है ये एक कस्बा है पश्चिम बंगाल में, जो कि सिलीगुड़ी सब डिवीज़न का एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पे 1967 में जो है सशस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नक्सलबारी विद्रोह। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1866 में ईस्ट इंडिया संघ इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है ब्रिटेन में इसकी स्थापना की थी। ब्रिटेन में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1866 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वो दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्व मीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है? तो ये अजीब सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 28 अप्रैल 2016 की शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयात्मकता। तो ये जो है अजीब सा क्वेश्चन है, तो ये जो है इसको एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।